अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 504 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, शुरू करने से पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैंने कमेंट बॉक्स में एक अपनी वीडियो पिन की है, उसे आप जाके देखें। मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरे लेक्चर और उसके बाद कमेंट करने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जाके उसे मस्ट वॉच करें। चलें जी, शुरू करते हैं। आज लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 1 to 6 आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। या जिसने भी नोट्स बनाए उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की कि हम पैराग्राफ के ऊपर उनके जो हैं हेडिंग्स लिखते हैं। उन्होंने एक ही साथ सारे चैप्टर की हेडिंग्स लिखती हैं। ठीक है, तो जी सबसे पहला क्या है टॉपिक सेकेंड लैंग्वेज का। सेकेंड लैंग्वेज होती क्या है? जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के बाद आप सीखेंगे वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। द टर्म सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूड्स लैंग्वेजेस अदर देन द नेटिव लैंग्वेज। आपकी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उसके बाद आप सीखते हैं वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है। इसके अलावा ये MCQs देख लें। लर्निंग कैन ईदर बी फॉर्मल, प्लान एंड सिस्टमेटिक और इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा जी, और आगे फर्दर मज़ीद बढ़ने से एक और बात, इस पूरे जो है सब्जेक्ट में आपने ये कि उन्होंने मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ है और जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उन्होंने बीच में डाले हुए हैं। तो ये कि फ़ोकस के साथ आप पढ़ें। वैसे उनका भी है ये कि भाई एक चीज़ समझानी तो है ही, उसे आसान अल्फाज में लिख के बच्चों को समझा दो। उन्होंने बहुत मुश्किल वर्डिंग यूज़ की हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी इसमें डाले हुए हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाती है पढ़ने में भी, रीड करने में और समझने में। तो ये कि घबराना नहीं है, बस हम सिंपल कॉन्सेप्ट उठाएँगे और उसे अपने अल्फाज में समझेंगे और अपने अल्फाज में लिखाएँगे। ठीक है, अच्छा, लर्निंग कैन ईदर बी फॉर्मल, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक और इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब जी आप जब अपना सेकंड लैंग्वेज या कुछ भी आप लर्न करते हैं वो आप फॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, मतलब स्कूल में जो फॉर्मल सेटिंग्स होती हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं, और आप इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं, मतलब रोज़मर्रा की रूटीन के थ्रू आप कुछ सीख रहे हैं, तो इस तरह भी लर्निंग होती है। अब जी MCQ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA is a research field that focuses on learners and learning rather than teachers and teaching। ये ऐसी रिसर्च फील्ड है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जिसमें लर्नर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक बच्चा, एक सीखने वाला सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीखेगा, कौन सी उसे पहले स्टेज सिखाया जाए, उसे लैंग्वेज वो सीखनी है तो उसे पहला क्या चीज़ दी जाए जो वो लैंग्वेज से फेमिलियर हो, क्या स्टेजेस ऐसी हैं जिनके थ्रू वो गुजर के वो लैंग्वेज सीखेगा। इसमें ऑल अबाउट लर्नर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, फिर जी द लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज अकर्स वंस द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इस्टेब्लिश्ड। आपकी जब फर्स्ट लैंग्वेज इस्टेब्लिश्ड हो जाती है वो आपकी एक्विजिशन कहलाती है। जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है आपको वो आ गई। ठीक है, आप वो बचपन से दूसरों को, अपने माँ बाप को बोलते देखते आ रहे हैं, इधर उधर के माहौल में वही चलती है, आपने वो फ़र्स्ट लैंग्वेज सीख ली, वो आपकी एक्विजिशन हो गई। अब ये फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बाद जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी वो आपकी लर्निंग में आएगी। द लर्निंग, वो आपकी लर्निंग होगी, लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ये आपने फ़र्क याद रखना है। जो आपका पहला आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी वो आपकी एक्विजिशन में आएगी, जो आप दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी वो आपकी लर्निंग में आएगी, कि आप वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज में आती है और वो लर्निंग में आती है। और उनका कहना है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो ज़्यादा यंग होते हैं, जो ज़्यादा छोटी उम्र के होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह सेकेंड लैंग्वेज या ज़्यादा जल्दी से सेकेंड लैंग्वेज पिक कर लेते होते हैं। इनफैक्ट अ यंग चाइल्ड कैन लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज फास्टर देन एन अडल्ट कैन लर्न द सेम लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब
उनका कहना है कि जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ना, वो ज़्यादातर आपके माहौल पे भी बहुत मतलब कि आपके माहौल के मुताबिक भी आपका माहौल बहुत असरअंदाज होता है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। लैंग्वेज डेवलपमेंट लाइक ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी हैवीली डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब अगर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हैं, आपकी न्यूट्रिशन पूरी है, आप एक इधर उधर के सारे आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह एक क्या कहेंगे, उन्हीं की तरह एक एमफुल होंगे, उन्हीं की तरह आपके अंदर एक होगा कि मैंने पढ़ना है। तो आपके माहौल के मुताबिक आपकी डेवलपमेंट होती है और आपकी लैंग्वेज भी उसी के मुताबिक डेवलप होती है। यही उनका कहना है कि अगर आप चाहे आप खुद से लैंग्वेज सीखते हैं, आप अपने माँ बाप को बोलते हुए देखते हैं, आप बहन भाइयों को बोलते हुए देखते हैं, तो ये आपका खुद का अंदर का एक नेचर है जो इसके तहत आप लैंग्वेज सीखते हैं। बट फिर भी आपका माहौल बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एक ऐसे माहौल में जहाँ पर घर का माहौल अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, बच्चे डर रहे हैं, वहाँ पे आपके पेट में रोटी नहीं है, गरीब माहौल है, सब कुछ, तो वहाँ पे आप कैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपका दिमाग कैसे चलेगा, आप कुछ सीखेंगे कैसे। तो यही उन्होंने कहा है कि माहौल को ना आप अपने ज़रा इग्नोर ना करें, माहौल की भी बड़ी वो है इम्पोर्टेंस सीखने में। अब जी आगे क्या कहना है, इन द साइंसेस एंड सोशल साइंसेस द कंस्ट्रक्ट थ्योरी हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग। उनका कहना है कि साइंस और सोशल साइंसेस में जो थ्योरी का वर्ड है ना, उसका बहुत ज़्यादा मीनिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है ये वर्ड। ये जी MCQ देख लें। फिर जी अब थ्योरी होती क्या है, थ्योरी जी डेफिनेशन को कहते हैं बेसिकली। किसी ने एक चीज़ का क्लेम कर लिया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनती है, ये थ्योरी हो गई, उसने ये चीज़ ऐसे डिफ़ाइन कर दी। एक्सप्लेनेशन को आप थ्योरी कह दें कि ये चीज़ ऐसे बनती है, ये उसकी थ्योरी उसने दे दी, ठीक हो गया। अ थ्योरी इज़ अ मोर और लेस abstract set of claims about the significant unit within phenomenon under study, ठीक है, थ्योरी इसे कहते हैं। अब जी ये थ्योरी अगेन MCQs, थ्योरीज एंड थ्योरीज आर प्रोड्यूस्ड collaboratively and evolve through a systematic inquiry। थ्योरीज, एक बंदे ने थ्योरी दी, उसने ये क्लेम किया ये ऐसे चीज़ बनती है, फिर उसने उस जो हाइपोथेसिस जो उसने एक क्लेम किया है उसको टेस्ट किया, उस टेस्ट के रिज़ल्ट जो आया उसने उस थ्योरी को कंफर्म कर दिया कि अच्छा ठीक है, वाकई ही इसी की वजह से ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो उन्होंने का यही कहना है थ्योरीज ऐसे प्रोड्यूस्ड होती हैं। अब गुड थ्योरीज क्या होती है, गुड थ्योरी जी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी थ्योरी में, मतलब कि कीचू मीचू ना आपने मारी हो, बोंगियाँ ना छोड़ी हो, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लेम्स हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, क्लियर हो, एक्सप्लिसिट हो और टेस्टेबल हो, कि आप जो थ्योरी दे रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, उसे कोई टेस्ट करे तो हाँ जी उसके पास भी वही रिज़ल्ट आए जो आपने थ्योरी दी हुई है, ठीक हो गया। तो ये गुड थ्योरी इसे कहते हैं। अब जी दो तरह की थ्योरीज होती हैं लैंग्वेज में, प्रॉपर्टी थ्योरी नाम से आप क्या कह लें कि याद रख लें कि इसमें लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें उसकी थ्योरी को स्टडी किया जाता है, लैंग्वेज की प्रॉपर्टी को। MCQs देख लें, द लिंग्विस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी थ्योरी। जो लिंग्विस्ट होते हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉपर्टी थ्योरी में। इसमें आपको आपकी लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक वर्ड का क्या मीनिंग है, वो स्पेसिफिक वर्ड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, जो भी लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज़ हैं लैंग्वेज की, वो थ्योरीज़ जो उनकी थ्योरीज़ हैं वो इस प्रॉपर्टी थ्योरी में आती हैं, उनकी स्टडीज़ इस प्रॉपर्टी थ्योरी में आती है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी थ्योरी द लैंग्वेज सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ जी आ गई फिर वही लैंग्वेज वाली बात कि लैंग्वेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है।
फिर जी आती है ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन थ्योरी नाम से आप याद रख लें कि ट्रांजिशन थ्योरी में एक बच्चा कौन से स्टेजेस से गुजरता है लैंग्वेज लर्निंग के दौरान, ठीक है। इसमें वो उस थ्योरी का बयान किया जाता है, उस थ्योरी की स्टडी की जाती है कि पहले स्टेज ये होती है बच्चे की लर्निंग की, फिर ये होती है, फिर ये होती है, फिर ये स्टेज आती है। एक जो सीक्वेंस वाइज ट्रांजिशन चलता है, इसमें उन थ्योरीज़ की स्टडी की जाती है। ट्रांजिशन थ्योरी इज़ मोर कंसर्न विद द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। ठीक हो गया। इट इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर. It can relate to the first language acquisition, telling about the different learning stages in a child's life and how that learning is different or similar to the second language learning. एक बच्चा जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज, अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज जब पहले सीखता है तो क्या स्टेजेस आती हैं, क्या ट्रांजिशन होती है। वही बच्चा जब अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीखने पे आता है तो क्या ट्रांजिशन होगी, क्या स्टेजेस होंगी, क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी जिनसे वो गुजर के अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीखेगा। क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी दोनों प्रोसेसेस में, क्या डिससिमिलैरिटीज़ होंगी। ये तमाम तर ट्रांजिशन जो होती है वो इस थ्योरी के अंडर आती है, ठीक है। नेचर ऑफ लैंग्वेज, अब आ जाइए नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये MCQs देख लें। इट इज़ अ यार्ड स्टिक टू सेपरेट अस फ्रॉम अदर बींग्स। जो लैंग्वेज होती है एक यार्ड स्टिक के तौर पर आप ले लें कि ये हमें सेपरेट करती है दूसरे मखलूक से, कि हम प्रॉपर एक लैंग्वेज बोल पाते हैं वो, और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं। जो दूसरी मखलूक़ात हैं, जो ये जानवर हैं, वो अपनी अपनी एक ही लैंग्वेज उन्होंने रखी हुई है। ये नहीं कि शेर कौवे की लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल। अगेन MCQs इस तरह के ना वो सेम टू सेम जो होते हैं MCQs ना उठा के सेम टू सेम स्टेटमेंट उठा के दे देते होते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के ज़रा फोकस के साथ रीड आउट करने वाले होते हैं स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, नेचर ऑफ लैंग्वेज सबसे पहले क्या है। लैंग्वेज इज़ लर्नड, मतलब उनका ये कहना है कि लैंग्वेज एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। जिस तरह बच्चा कोई चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, उसके सामने कोई क्रॉल तो नहीं कर रहा होता ना कि वो उसको देख कर क्रॉल करना सीखे, ठीक है। श्योर वॉक तो करते हैं, सब चल रहे होते हैं उसके सामने, तो फिर वो एक स्टेज पे आके वॉक करना शुरू कर देता है। बट ये कि एक नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर, पहले वो क्रॉल करेगा फिर वो वॉक करेगा। इस तरह लैंग्वेज नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है उसके लिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है उसके लिए। ये उसे एक स्टेज, एक जैसे कहते हैं ना, एक उम्र में जाके वो बोलना शुरू करता है, और वो भी दूसरों से सीख के। लैंग्वेज इज लर्नड, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, हर लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है। हर लैंग्वेज की अपने एक साउंड्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है। हर एक का लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम होता है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ स्किल, लैंग्वेज इज़ अ स्किल कैसे कि उनका कहना है कि जिस तरह आप स्विमिंग सीखते हैं या साइकिलिंग सीखते हैं तो वो आपको पहले दिन ही नहीं आ जाती, ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी तरह लैंग्वेज एक स्किल है जिसमें जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, तब तक वो आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो रिपीटिशन जो है ज़रूरी है। ये लास्ट जो इसका है ये देखें तो सो a lot of repetition for major linguistic skills like listening, speaking, reading and writing is required, ठीक है। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, जी हमें तो ये पता है कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है। लैंग्वेज इज़ रूल गवर्नड, रूल गवर्नड क्या होती है, हर एक लैंग्वेज का एक रूल होता है जिसके ज़रिए सेंटेंस बनते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी है, इंग्लिश का ये MCQs देख लेंगे। इंग्लिश का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के इस चीज़ से मिलके एक सेंटेंस बनेगा, और ये रूल गवर्नड लैंग्वेज इस तरह ही होती हैं। लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज यूनिक है। हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है, अपनी साउंड्स होती हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है। अब वो एक दूसरे से अलग होती हैं तो यूनिक ही हुई ना, तो बस फिर ये इस तरह है,
ठीक है जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।